चलिए साथियों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कल जब हमने दोस्तों शुरुआत की थी तो कल हमने स्पर्श व्यंजन से यानी कि व्यंजन हमने कल शुरू किए थे और व्यंजन में भी स्पर्श व्यंजन से हमने शुरुआत की थी। हमने बताया था कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, जो कि साथियों आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही होगी। तो ये दोस्तों स्पर्श व्यंजन है। लेकिन साथियों यदि आप द्विगुण और उच्छिष्ट व्यंजन को इसमें शामिल कर लेते हैं तो दोस्तों इनकी संख्या 27 हो जाती है। क्योंकि द्विगुण कहें या उच्छिष्ट कहें, बात एक ही है, वो दो व्यंजन होते हैं। ये हमने कल भली भांति और बड़े विस्तार में चर्चा की है। अनुरोध है साथियों, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा और ये सारी बातें क्लियर आपको हो जाएंगी। अब दोस्तों ये सारी बातें हम कल कर चुके थे, तो आज दोस्तों जहां से हमने छोड़ा था कल वहीं से शुरुआत करेंगे। तो ये दोस्तों जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, हमने आपको बताया कि प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और वर्गों की संख्या भी साथियों 5 ही होती है, ये आप देख सकते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण होता है उसी से उसका नामकरण कर दिया जाता है। जैसा साथियों ये 5 हैं, इन 5 में जो सबसे पहला है का, तो इसको हमने कह दिया का वर्ग। तो इसलिए आप मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। गारंटी यही है साथियों, आपने यदि ध्यान पूर्वक सारी बातें समझ ली, सुन ली, तो साथियों एक एक सवाल यदि वर्णमाला से पूछा जाएगा तो वो आपको इन्हीं वीडियो से मिलेगा, इस बात की गारंटी है। और यदि नहीं मिले तो आप निसंकोच साथियों चैनल छोड़ के चले जाइएगा। तो एक एक बात को ध्यान से सुनना। मैंने कहा प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है या दोस्तों 5वां वर्ण होता है, 5वां कहेंगे तब भी यही है, अंतिम कहेंगे तब भी यही है, प्रत्येक वर्ग का। तो ये दोस्तों मैंने अंडरलाइन कर दिया है ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। तो इसको साथियों हम नासिक्य या अनुनासिक कहते हैं। तो दोस्तों अनुनासिक और नासिक्य व्यंजन, अनुनासिक कह लें या नासिक्य कह लें, बात एक ही है। ये होते क्या है इसके बारे में भी हमने दोस्तों चर्चा की थी। जब हम आपको स्वर पढ़ा रहे थे उसमें हमने आपको बताया था कि कुछ स्वर भी दोस्तों अनुनासिक या फिर नासिक्य होते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप ये पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, नासिक्य और अनुनासिक व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जब आप इनका उच्चारण करें तो हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, ऐसे वर्णों को साथियों हम अनुनासिक या फिर नासिक्य कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आप इन दोनों में ही तुलना करके देखें तो मैंने कहा प्रत्येक वर्ग का 5वां या अंतिम, तो इस वर्ग का अंतिम क्या है, माँ। तो माँ जैसे आप बोलेंगे तो आपको खुद अनुभव होगा कि साथियों हवा नाक से भी निकल रही है। लेकिन जैसे आप भा बोलेंगे तो हवा नाक से नहीं निकलेगी। भा के उच्चारण में हवा नाक से नहीं निकल रही, लेकिन जैसे ही माँ बोला तब आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि हवा नाक से भी निकली। तो इसलिए साथियों ये पांचों के पांचों वही हैं जिन्हें हम नासिक्य कहते हैं। इनके उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। इसको आप देखा होगा दोस्तों, गंगा जब आप लिखते हैं, गंगा जब आप लिखते हैं साथियों, तो गंगा का हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसको हम पुकारते हैं अंगा। ठीक है, तो इसमें अंगा मतलब पुकारते हैं, इसका सही उच्चारण संभव ही नहीं है। आ और गा के बीच में जो ध्वनि निकली वही है ये, लेकिन इसको उच्चारण नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसकी जगह हम क्या कर देते हैं, हम इसको गंगा भी लिख देते हैं। अब दोस्तों ये जो बिंदी लगी है इसको हम बोलते हैं अनुस्वार, और अनुस्वार दोस्तों प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण का कार्य करता है। ये जो बिंदी है इसको अनुस्वार बोलते हैं, और अनुस्वार प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण का कार्य करता है। डिटेल बातें हम स्वरों वाले अध्याय में कर चुके हैं। तो चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया होगा ये कि नासिक्य या अनुनासिक व्यंजन क्यों कहते हैं इनको, और क्यों ये होते हैं। उच्चारण करके देखिएगा, खुद अनुभव हो जाएगा। इनकी जगह हम दोस्तों अनुस्वार का प्रयोग भी कर सकते हैं, ये भी हमने आपको सिद्ध करके दिखा दिया। अब दोस्तों चलते हैं आगे। अब आगे बढ़े उससे पहले समझ लेते हैं दोस्तों जिसको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कह लें या दोस्तों इन्हें हम कहते हैं संघर्षी व्यंजन। अब दोस्तों यहां से 2 प्रकार के या 3 प्रकार के सवाल यहां से बन सकते हैं। हर एक सवाल दोस्तों परीक्षा में पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए साथियों एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, और एक बात जरूर आप गांठ बांध लीजिए साथियों, यही वो सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। यही वो सब्जेक्ट है जिसमें आप थोड़ी मेहनत करके ज्यादा नंबर ला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इतनी अच्छे से हम शायद आपको समझा देते हैं कि आपको घर पे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी साथियों आप इसका रिवीजन करके जरूर चलिएगा। तो साथियों ऊष्म या संघर्षी व्यंजन जो होते हैं तो उसमें आप देखेंगे दोस्तों तीनों प्रकार के सा और दोस्तों हा, ये 4 व्यंजन होते हैं। अब दोस्तों यहां से इनकी संख्या भी पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है 4 इनकी संख्या होती है। और दोस्तों कोई सा एक व्यंजन देके भी आपसे पूछ लिया जाता है,
कि कौन सा होता है, तब भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये चारों के चारों यदि हम अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण में यदि हम इसकी तुलना करें तो हम आपको बताएं चारों के चारों दोस्तों ये महाप्राण होते हैं। चारों के चारों क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। लेकिन साथियों यदि आप इन तीन सा को देखें तो सा जो होगा साथियों वो होगा आपका अघोष। ये सा जो है तीनों सा, तीनों प्रकार के जो सा है ये तीनों सा होते हैं अघोष। और ये दोस्तों जो हा है ये होता है सघोष। तो दोस्तों जब एक इसमें अपवाद है तो आपको ये भी मालूम है कि अपवाद से ज्यादा सवाल आते हैं। तो इसलिए साथियों आपको हा को विशेष रूप से याद रखना है कि हा इन चारों संघर्षी व्यंजनों में एकमात्र ऐसा व्यंजन है साथियों जो कि महाप्राण होते हुए भी सघोष है। तो इसलिए अगर महाप्राण पूछे तो दोस्तों चारों है, लेकिन अघोष सघोष में जब विभाजित आपको करना होगा तो आप देखेंगे तीनों प्रकार के जो सा है वो अघोष हैं और जो एकमात्र हा है वो आपका दोस्तों सघोष हो जाएगा। और सघोष को भी हमने बताया था आपको, इसको हम केवल घोष भी कह सकते हैं। सघोष अघोष क्या होते हैं, अल्प प्राण महाप्राण क्या होते हैं, डिटेल में चर्चा स्वर वाले वीडियो में हमने की है। आप अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद आप वहां जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों चार होते हैं उष्म और संघर्षी। लेकिन साथियों एक बात और जो आपको जरूर ध्यान रखनी है, उसमें पूछा जाता है साथियों स्पर्शी ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। अब दोस्तों इसमें स्पर्शी लग गया क्योंकि आपको पता है ये स्पर्शी तो नहीं है। स्पर्शियों की संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है यदि आप द्विगुण को छोड़ दें तो 25 होती है। लेकिन आपको पता है ये तो स्पर्शी नहीं है। स्पर्शी ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो दोस्तों जो चावर्ग होता है ना, चावर्ग, इसको आप पूरा लिख लीजिएगा। अभी मैंने मिटाया है, आप देख लेना पूरा चा वर्ग, चा छा जा झा, मतलब पूरा चा वर्ग जो होगा ये दोस्तों आपका स्पर्शी ऊष्म व्यंजन कहलाता है। पूरा चा वर्ग इस ऊष्म स्पर्शी, मतलब उल्टा सीधा कैसे भी हो, ऊष्म स्पर्शी पूछे या स्पर्शी ऊष्म व्यंजन पूछे तो आपका चा होगा। स्पर्शी यदि नहीं लगा है, स्पर्शी यदि नहीं लगा है तब दोस्तों ये चार ही आपके हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है, ध्यान से सुनना और ध्यान से ही अपना नोट इसको कर लेना। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो उसमें मैं आपको बताऊं कि चार व्यंजन और होते हैं साथियों, चार व्यंजन और होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसे हम कहते हैं साथियों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त नाम से ही पता चल रहा है कि दो व्यंजनों के मेल से बना हुआ व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अब इसमें साथियों सबसे पहले आप देखेंगे छा क्षत्रिय होता है, ज्ञानी होता है, त्रिशूल होता है और दोस्तों ये श्री वाला सिर होता है। अब दोस्तों इनका निर्माण कैसे हुआ है तो देखेंगे आधा का होगा दोस्तों और ये सा होगा, ठीक है। और अगर हम ज्ञानी में देखेंगे तो आधा जा होगा और दोस्तों चा वर्ग का जो पांचवा वर्ण था ये होगा। अब दोस्तों तिरय की अगर हम बात करें, तिरय ये किस किस से मिलकर बना है तो दोस्तों इसमें आधा ता होता है और पूरा रा होता है। बात करें यदि दोस्तों सिरय की, जो कि श्री वाला श्री है, तो इसे हम दोस्तों बनाएंगे, इसे हम बनाएंगे आधा सा होगा बड़ा वाला और दोस्तों पूरा इसमें रा होगा। तो ये दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपसे पूछ लिया जाता है कि किस व्यंजन मतलब किस संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन किन व्यंजनों के मिलने से होता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं साथियों, हिंदी का कोई सा भी चैप्टर आपको आसान नहीं समझना है, भरपूर मेहनत करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि दोस्तों अच्छे खासे यहाँ से सवाल आते हैं और यही वो चैप्टर है, यही वो सब्जेक्ट है जहां से आप पूरे के पूरे इसमें हल कर सकते हैं। कुछ होते हैं दोस्तों संयुक्त अक्षर भी कह देता है, ये सवाल के ऊपर दोस्तों डिपेंड होता है कि वो इन संयुक्त व्यंजनों की बात कर रहा है या दोस्तों दूसरे सेंस में। तो दोस्तों संयुक्त एक शब्द होता है संयुक्त और एक होता है दोस्तों द्वित्व। इसमें आप थोड़ा सा अंतर समझ के चलिएगा। द्वित्व व्यंजन पूछा जाता है, संयुक्त व्यंजन पूछा जाता है। तो संयुक्त व्यंजन तो हमने चारों पढ़ लिए, लेकिन दोस्तों संयुक्त अक्षर भी होते हैं, संयुक्त अक्षर भी होते हैं। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं साथियों? दो भिन्न भिन्न वर्ण जब एक साथ सम्मिलित हो जाएं तो वहां पर दोस्तों उसको संयुक्त व्यंजन भी कहीं बोल दिया जाता है या संयुक्त अक्षर इसको बोल दिया जाता है। अब इसकी दो भिन्न भिन्न, याद रखना, दो भिन्न भिन्न व्यंजन होंगे और एक ही दोस्तों एक ही उसमें समाहित हो जाएंगे। जैसे देख लीजिए मैंने आपसे यहाँ पे लिखा, यहाँ पर लिखा प्यार लिखा दोस्तों, तो ये जो प्यार है ना आधा पा ये या में शामिल हो गया, तो ये दोस्तों संयुक्त हो गया है ना। ये
आधा पा या में सम्मिलित हो गया तो ये संयुक्त हो गया। या दोस्तों आपने लिखा क्लास लिखा तो ये भी दोस्तों क्या हो गया, संयुक्त हो गया। लेकिन द्वित्व क्या है, द्वित्व आप लिखेंगे कि जब दो समान व्यंजन जब दो समान व्यंजन एक ही रूप में समाहित हो जाएं तब दोस्तों वहां पर द्वित्व व्यंजन होगा। मतलब दो समान व्यंजन होंगे। जैसे आप देखेंगे दोस्तों दिल्ली, तो इसमें देखो दोस्तों ला और ला एक साथ दो समान व्यंजन होंगे। और दोस्तों आप देखेंगे सज्जन, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे दोस्तों दो समान है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कुत्ता आपने लिखा तो कुत्ते में आप देखेंगे दोस्तों दो समान व्यंजन। यहाँ पर दिल्ली हुआ, बिल्ली हुआ, कुत्ता हुआ, मतलब जब दो समान व्यंजन एक साथ संयुक्त हो जाएं तब दोस्तों संयुक्त द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। और जब दो अलग अलग हों तो तब दोस्तों वहां पर संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी बात को दोस्तों हल्के में नहीं लेना है, आपको ये सोच के चलना है कि यहाँ से भी सवाल बन सकता है। तो दोस्तों इतनी चर्चा करने के बाद अब हम देखते हैं कि जो हमने व्यंजन अभी तक पढ़े हैं उनका उच्चारण स्थान क्या क्या होगा। तो यहाँ से भी दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं आपसे। तालव्य में यदि आप देखेंगे तो इसमें दो व्यंजन आपको देखने को मिलेंगे, या और सा। यदि मूर्धन्य में देखेंगे आप दोस्तों तो यहाँ से एक व्यंजन आपको देखने को मिलेगा, ये वाला सा। उसके बाद दोस्तों बस्तर्य में आप जब देखेंगे तो सा, रा और ला। अच्छा, तालव्य की बात हम पहले कर चुके हैं, मूर्धन्य की बात पहले कर चुके हैं, लेकिन बत्सर्य की बात नहीं करे हैं। तो बत्सर्य होता है दोस्तों दंतमूल और मसूड़ा। दंतमूल और मसूड़ा से जहां से व्यंजन बोले जाते हैं तो वो तीन होते हैं दोस्तों, सा, रा और ला। स्वर तंत्रीय में दोस्तों केवल आपका एक आता है जिसे हा बोलते हैं। और दंतोष्ठ, दंतोष्ठ की आप बात करेंगे तो इसमें होगा दोस्तों वाह। इसमें क्या होगा, वाह। बिना पेट चिरा वाला वाह, ठीक है, ये वाला नहीं होता है, कभी आप इसको समझ लें, ये नहीं होगा। ये वाला जो वाह होता है ये दंतोष्ठ व्यंजन होता है। अच्छा, ये जो हा है इसे हम साथियों काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। अब दोस्तों कुछ यहाँ से जो और सवाल बन जाता है उसमें आपने देखा होगा आपसे आगत व्यंजन पूछ लिया जाता है। आगत, आगत का मतलब हुआ जो दोस्तों बाहर से आया हुआ है, मतलब हमारी हिंदी का नहीं है लेकिन हिंदी में अब प्रचलित हो गया है, वो किसी और भाषा का था। तो दोस्तों जिसके नीचे भी आपको नुक्ता मिले, ये बिंदी लगा देते हैं ना, तो इसको नुक्ता बोलते हैं। तो जा हो गया और फा हो गया। वैसे इनकी संख्या दो मानी जाती है, लेकिन दोस्तों जिसके नीचे आप नुक्ता लगा देंगे इसको जो है हम आगत व्यंजन बोलेंगे। तो आगत व्यंजन वे व्यंजन है दोस्तों जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ आपको मिल जाता है।